नमस्कार एवं उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 मामले में उत्तराखंड सरकार अलर्ट, एडवाइजरी जारी कर स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करने के दिए निर्देश। उत्तराखंड में नशीले पदार्थों पर लगेगी रोक, मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को दिए कार्य योजना बनाने के निर्देश। बॉर्डर एरिया में चलेगा चेकिंग अभियान। मूल निवास पत्र पर सियासत हुई तेज, कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल, आंदोलन की चेतावनी के बाद जारी किए निर्देश। सरकार ने शुरू की बजट की तैयारियां, लोगों से मांगे सुझाव, भाजपा ने किया स्वागत, जन अनुरूप होगा बजट। कांग्रेस ने सिलक्यारा हादसे पर उठाए सवाल, सुरंग बनाने वाली कंपनी पर लगाया लापरवाही का आरोप, सरकार से मांगा जवाब। और अब खबरें विस्तार से। सचिवालय में राज्य स्तरीय NCORD की बैठक आयोजित हुई। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को नशीले पदार्थों पर प्रभावी रोकथाम के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने दवाइयों के रूप में नशीले पदार्थों का प्रचलन रोकने, NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई करने और संयुक्त टीम बनाकर छापेमारी की कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने हल्द्वानी और कोटद्वार में बनाए जा रहे नशा मुक्ति केंद्रों के संचालन की कार्रवाई भी जल्द करने के, बॉर्डर एरिया में नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2025 तक उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री राज्य बनाने के लिए सभी विभागों को प्रयास करने होंगे और इस अभियान में युवाओं को जोड़ने और बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, DGP अभिनव कुमार, प्रमुख सचिव RK सुधांशु, विशेष प्रमुख सचिव अमित कुमार सिन्हा सहित सभी जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उपस्थित थे। केरल में कोविड के नए वेरिएंट JN.1 का मरीज मिलने के बाद उत्तराखंड सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। उसने एडवाइजरी जारी करते हुए प्रदेश के तमाम जिलों को स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दे दिए हैं। मेडिकल सुविधाओं को लेकर स्टेट नोडल अधिकारी डॉक्टर पंकज सिंह ने बताया कि कोविड का नया वेरिएंट मिलने के बाद उत्तराखंड में एडवाइजरी जारी की गई है, लेकिन यह कोई हाई रिस्क नहीं है और न ही अभी तक प्रदेश में इस तरह का कोई भी मामला सामने आया है। एडवाइजरी के बाद अस्पतालों में व्यवस्थाएं दुरुस्त हो चुकी है और इसकी निगरानी की जा रही है। अगर कोई भी केस आता है तो उस समय पर उचित उपचार मिल सके, यह सुनिश्चित किया जा रहा है। ये कोई नया वायरस नहीं है, ये वो सेम वायरस ही है, उसमें समय समय पर बदलाव होते रहते हैं, तो ऐसा कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिस वेरिएंट की बात हो रही है JN.1 जो केरला में नोट हुआ है, ये इस तरह का वेरिएंट कोई भी अभी तक उत्तराखंड राज्य में नोट नहीं हुआ है। तो देखिए, इसमें जब कोविड की दूसरी वेव आई थी उस समय पर काफ़ी तैयारियाँ की गई थी और काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हुआ था और आज की डेट में भी भारत सरकार के दिशा निर्देश अनुसार उत्तराखंड में सिलक्यारा हादसे में 41 मजदूर जिंदगी और मौत के बीच फंसे रहे। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें निकाल लिया गया, लेकिन उन्हें निकालने के इस अभियान के दौरान सुरंग बनाने वाली कंपनी की लापरवाही उजागर हो गई। साथ ही यह भी स्पष्ट हुआ कि ऐसी आपदाओं से निपटने की कोई भी पूर्व तैयारी न तो सुरंग बना रखी थी, न ही कंपनी के पास थी और न ही केंद्र और उत्तराखंड के आपदा प्रबंधक तंत्र के पास। इसी को लेकर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने ये सवाल खड़े किए हैं कि सिलक्यारा हादसे के लिए कौन जिम्मेदार। इसका जवाब सरकार अभी तक नहीं दे पाई। सरकार ने अभी तक कंपनी पर कोई भी कार्रवाई नहीं की, जिससे स्पष्ट है कि सरकार किसी के दबाव में है। नवयुवक कंपनी को संरक्षण देने का काम कर रही है। हमारा सरकार के ऊपर आरोप है कि आप किसके कहने पर, किसके संरक्षण पर
नवयुगा कंपनी पे संरक्षण दे रहे हैं। नवयुगा कंपनी का सिलकारा जो कांड हुआ है, जिसमें हमारे 41 श्रमिक 15-17 दिन तक अंदर रहे, उसमें उसकी पूरी भागीदारी है, पूरी लापरवाही है, और उस कंपनी के खिलाफ आपने कोई भी कार्रवाई नहीं की। इसका मतलब साफ है कि आप किसी न किसी केंद्रीय नेताओं के दबाव में। देहरादून में पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने अपने संस्मरण 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में इसका खुलासा किया है। थल, नौसेना और वायुसेना में अग्निवीरों की कम अवधि के लिए भर्ती की ये योजना सशस्त्र बलों के लिए चौंकाने वाली थी। इसी के लिए कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पूर्व सेना प्रमुख के बयान को नकार दिया है। उन्होंने कहा है कि सभी सेना प्रमुख इस योजना से संतुष्ट है और निश्चित तौर पर सरकार ने सेना से वार्ता करके अग्निवीर योजना को सेना में शामिल किया होगा। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने अग्निवीर योजना को उत्तराखंडियों के लिए घातक बताया है। तो उन्होंने कहा कि यह योजना प्रदेश के युवाओं के लिए एक अभिशाप की तरह है। कोई भी किसी भी बल के बारे में अगर निर्णय लिया जाता तो बहुत अध्ययन के बाद लिया जाता है, और ये कवायद 1989 से शुरू हो गई थी कि सेना में कुछ आमूलचूल परिवर्तन की ज़रूरत है। सेना को, युवा सेना की ज़रूरत देश को है, और उस हिसाब से निर्णय लिए गए हैं। अब सेना के अफसर ने किसने ऐसी बात कही मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन जो भी उत्तराखंड में जल्द ही समान नागरिक संहिता कानून लागू हो सकता है और इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया को जानकारी दी कि 22 जनवरी के बाद समान नागरिक संहिता की ड्राफ्ट कमेटी भी अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। ड्राफ्ट कमेटी से रिपोर्ट मिलने के बाद राज्य सरकार न्याय विभाग को जांच के लिए भेजेगी और न्याय विभाग से रिपोर्ट मिलने के बाद कैबिनेट से पास कराकर इसे आगामी विधानसभा सत्र में लाया जा सकता है। यूसीसी कमेटी, ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी से हमारी बात हुई है। उन्होंने संभवतः हमको कहा है कि जनवरी माह में हमको जो है अपना ड्राफ्ट दे देंगे, और उसके बाद जो भी अन्य औपचारिकताएं होती हैं, औपचारिकता करने के बाद हम उसको विधानसभा में लाएंगे, विधानसभा का सत्र आहूत करेंगे और यूसीसी लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सर। प्रदेश सरकार ने नए वित्तीय वर्ष के बजट की तैयारियां शुरू कर दी और उसी को लेकर जनभावनाओं के अनुरूप बनाने के लिए सरकार ने लोगों से सुझाव भी मांगे हैं। 10 जनवरी 2024 तक कोई भी व्यक्ति अपने सुझाव वेबसाइट, ईमेल, व्हाट्सएप के माध्यम से सरकार को भेज सकते हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसका स्वागत किया है। उनका कहना है कि भाजपा सरकार में ही यह संभव हो पाया है कि बजट प्रदेश की जनता के मुताबिक बने, ताकि बजट जन कल्याण के अनुरूप हो सके। एक नई प्रक्रिया और स्वाभाविक रूप से राज्य हित में मैं इसको कहूँगा कि कई बार सरकारी तंत्री बजट का सभी चीज़ों की तैयारी करता है, लेकिन समाज के बीच से जानकारी है समाज किस दिशा में क्या सोचता है, इन सारे विषयों पर हमारे वित्त मंत्री जी ने नागरिक सुझाव मांगे और हर वर्ष वो मांगते हैं। और क्योंकि इस वर्ष का भी बजट सदन के अंदर आना है, तो स्वाभाविक रूप से चर्चा के बाद जो भी राज्य के हित में वो निर्णय किया जाएगा। हर साल लोकजात के रूप में चलने वाला नंदा देवी के उत्सव डोली सिद्धपीठ देवराड़ा में 6 महीने प्रवास के बाद सिद्धपीठ करुड़ के लिए रवाना हो गई और इससे पूर्व नंदा देवी की डोली विदाई पर मंदिर प्रांगण में मेले का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने लोकगीतों, जागर, झोड़े गाकर डोली विदाई को उत्सव के रूप में मनाया। रात्रि जागरण के बाद नंदा के उत्सव डोली अपने अगले पड़ाव सुनाव के लिए चल पड़ी, जहां से उत्सव डोली रात्रि विश्राम के लिए वजवाड़ गांव पहुंचेगी। हमारा जो पड़ाव का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। हमारा प्रथम पड़ाव आज बजवाड़ है। विभिन्न पड़ाव को होते हुए 12 तारीख को देवी अपने धाम नंदा धाम सिद्धपीठ करुड़ में पहुंचेगी, वहां पर गर्भगृह में प्रवेश करेगी। 12 तारीख को हमारे इस समय 21 पड़ाव है, जो कि विभिन्न गांवों को होते हुए 11 तारीख को नंदानगर घाट में पहुंचेगी। तदुपरांत 12 तारीख को देवी जो है अपने थान में नंदा धाम करुड़ में विराजमान 6 महीने के लिए हो जाएगी।
संसद परिसर में उपराष्ट्रपति की मिमिक्री किए जाने के मामले लगातार तूल पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की ओर से उनकी मिमिक्री किए जाने पर दोनों सदनों से विपक्षी सांसदों को निलंबन किए जाने के बाद दोनों पार्टी आमने सामने आ गई। उत्तराखंड प्रदेश में भी कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन ने मिमिक्री पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि मिमिक्री करना कोई अपराध नहीं है। फिल्म स्टार से लेकर राजनेताओं की भी मिमिक्री की गई है। कांग्रेस नेताओं की कई बार मिमिक्री की गई है। खुद देश के प्रधानमंत्री संसद परिसर में कांग्रेस नेता की मिमिक्री कर सकते हैं तो उन पर सवाल खड़ा नहीं किया गया। भाजपा सरकार सांसद में विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। वहीं भाजपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने इस कार्रवाई को सही ठहराया है। मिमिक्री एक आर्ट है, नकल उतारना एक आर्ट है। फिल्म स्टार्स की, पॉलिटिकल लोगों की सदा नकल उतारी गई और ये एक कभी भी इसको इस नज़रिए से नहीं देखा गया और हमने कभी नहीं देखा। हमारे नेताओं की नकल मौजूदा प्रधानमंत्री साहब ने लोकसभा के अंदर नकल उतारी, अपनी स्पीचेस में उन्होंने नकलें उतारी। दीदी ओ दीदी, जिन सांसदों ने माननीय महामहिम स्वर्गाश्रम को जोड़ने वाले जानकी पुल के साइड में लगी जाली जगह जगह से उखड़ चुकी है, जो पुल पर चलने वाले दोपहिया वाहनों और पैदल चलने वाले लोगों के लिए खतरे से खाली नहीं। जानकी पुल लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। रोजाना हजारों पर्यटक और लोग जानकी पुल से आवागमन कर रहे हैं और इसी पुल के किनारे पर मां गंगा को निहारने के लिए एक जाली लगाई गई, जो जगह जगह से उखड़ चुकी है। जाली के उखड़ने से लोगों की जान को खतरा है। लोगों ने पीडब्ल्यूडी नरेंद्र नगर तक की जानकारी पहुंचाई, फिर भी पीडब्ल्यूडी विभाग ने अभी तक इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। लोग विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं और इसी संबंध में नरेंद्र नगर पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता गंभीर असवाल ने बताया कि इस मामले की जानकारी उनके संज्ञान में नहीं है। उन्होंने बताया कि टीम को मौके पर भेजकर निरीक्षण कर जाली को रिपेयर किया जाएगा। खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है। यहां पर जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर पद के 25 वर्ष पूर्ण होने पर हरिहर आश्रम में 3 दिवसीय दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन किया गया और इसी कार्यक्रम में 24 दिसंबर को संघ प्रमुख मोहन भागवत शिरकत करेंगे। तो वहीं 25 दिसंबर को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे। इधर 26 दिसंबर को उत्तराखंड के राज्यपाल सहित कई वीआईपी भी मौजूद रहेंगे और इस दौरान हिमाचल, केरल और उत्तराखंड के राज्यपाल और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी शिरकत करेंगे। उत्तराखंड सरकार ने 2024 से 2025 आम बजट को लेकर जनता से सुझाव मांगे हैं। आमजन अपने सुझाव 10 जनवरी 2024 तक ईमेल, व्हाट्सएप के जरिए वित्त विभाग को भेज सकते हैं। वहीं इसी को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर राज्य सरकार को आड़े हाथों ले लिया। कांग्रेस के संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि पहले सरकार को यह बताना चाहिए कि पिछली बार भी ऐसे ही सुझाव मांगे गए थे, तो क्या उन सुझावों का समावेश हो गया और सुझाव के आधार पर बजट तैयार किया गया। देखिए, इन्होंने पिछली बार भी आम जनता से राय ली थी, सुझाव मांगे गए थे, बुद्धिजीवियों से मांगे थे, अर्थशास्त्रियों से मांगे थे, टेक्नोक्रेट से मांगे थे। ये तो बताए सरकार बनी कि पिछली बार हमारे पे इतने सुझाव आए थे, इतनों में हमने आम जनता के सुझाव सम्मिलित किए, इतने हमने फलां के सुझाव सम्मिलित किए। ये तो सुझाव मांगने वाली सरकार है, लेकिन अपनी मनमर्जी करने वाली सरकार। इनके मन में जो आता है वो करते हैं। अगर ये सरकार इतनी ईमानदार थी तो जैसे अन्य राज्यों में गैस का सिलेंडर 450 रुपए का देने का वायदा किया, यहाँ क्यों नहीं दे रही है सरकार। और उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में कांग्रेस जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में आपसी मतभेद और गुटबाजी खुलकर सामने आई। जिला अध्यक्ष हिमांशु गावा सभी के एकजुट होने का दावा करते दिखे, वहीं दूसरी ओर की इच्छा से विधायक तिलक राज बेहड़ आयोजन से दूरी बनाते हुए दिखे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वापस लौट गए। वहीं मंच पर पीसीसी सदस्य प्रेमानंद महाजन ने अपने साथ हुए तिरस्कार और बंगाली समाज की अनदेखी का आरोप लगाया। अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों को मंच पर जगह नहीं मिलने पर परवेज कुरैशी ने मुसलमानों से दूरियों का आरोप लगाया।
कुरैशी ने कहा कि कांग्रेस ने उन्हें वोट बैंक की तरह ही यूज किया है और आज जिस तरह से अल्पसंख्यक समुदाय की अनदेखी की गई है उसका असर आने वाले चुनावों में भी देखने को मिलेगा। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए A1 उत्तराखंड। नमस्कार।